चीफ कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर आमिर सलीम साहब, ये जी MS रह चुके हैं गंगाराम अस्पताल के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू हेयर सर। सबसे पहले तो हम अपने नाजरीन को ये बताना चाहेंगे कि हीट स्ट्रोक एक्चुअली है क्या? जी, बेसिकली ये जो हीट वेव अब चल रही है, हमारी टेम्परेचर 45-46 चल रहा है, इसके 3 स्टेजेस हैं। पहले होता है कि सबसे पहले हीट एग्जॉशन होती है, डिहाइड्रेशन, फिर हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक जो है वो उसकी आखिरी स्टेज है। बेसिकली जब आपकी हीट एग्जॉशन होती है तो आपका जो ब्रेन इफेक्ट होता है, कॉग्निटिव आपकी जो एक्टिविटी है वो चेंज हो जाती है। उसमें फिर अगली स्टेज आती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में ये होता है कि एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, पानी और नमकियात की कमी हो जाती है। और जब ये हो जाएगा फिर उसकी जब इसको मैनेज हम नहीं कर पाएंगे तो फिर हीट स्ट्रोक होगा। हीट स्ट्रोक ये होता है कि आपका टेम्परेचर 10 से 15 मिनट के अंदर 104 से 106 तक चला जाएगा। बेसिकली जब आपका हीट का मैकेनिज़्म, कंट्रोल मैकेनिज़्म बॉडी का होता है, वो ब्रेन इफेक्ट होता है। ब्रेन को जब सिग्नल जाता है कि जी हीट ज़्यादा आपकी बॉडी पे आ रही है, तो ब्रेन सिग्नल देता है हार्ट को कि आप मैक्सिमम ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करें स्किन की तरफ। जब ब्लड आपका ज़्यादा पूल स्किन में होगा तो आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, जिससे आपका टेम्परेचर रेगुलेट होगा। और जब ये आपका ब्लड ज़्यादा स्किन में जाएगा तो वो उतना ब्लड वापस हार्ट को नहीं आएगा। हार्ट को जो रिक्वायरमेंट है वो उसको उतनी पूरी नहीं मिलेगी। इसलिए अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो हार्ट अटैक होने का भी डर है। ठीक है। और अगर जब ये ब्लड सारा उधर चला स्किन की तरफ जाएगा तो आपका ब्लड किडनी की तरफ भी पूरा नहीं जाएगा, तो फिर आपके किडनी के फेलियर के चांसेस भी हैं। और जो लोग अस्थमा या जिन्हें लंग्स की डिजीज़ है वो एग्रावेट हो जाती है इस हीट वेव के अंदर, हीट स्ट्रोक में। तो इस हीट के लिए हमें जो इसकी प्रिकॉशन मेजर्स लेनी चाहिए वो हमारी ये है कि हम पब्लिक मैसेज दें और उनमें अवेयरनेस पैदा करें कि एक तो आपका पूरा जिस्म ढांपा हुआ हो, लूज़ और लाइट कलर कपड़े हों, ढीले ढाले कपड़े पहने और सर पे हैट लें। हमारे यहाँ छतरी का रिवाज पता नहीं क्यों नहीं है, अम्ब्रेला लेनी चाहिए ताकि आप बच्चे। और सर ज़िंदगियाँ इतनी मसरूफ़ हो गई हैं कि कहाँ खुद का इतना ख्याल रखा जाए। हमें जी स्टूडियोज़ में हमारे दूसरे मेहमान ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर दानियाल शेज़। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो सर। ये जी हर्बलिस्ट हैं, इनकी तरफ भी आएंगे। सर से जानते हैं कि सर आपने बात की है कि जी हम लोग के अब हम लोग जो हैं अम्ब्रेलास का इस्तेमाल नहीं करते हैं, छतरियों का जी एक टाइम ख़त्म हो गया है। सर वक्त इतना कहाँ है जब हम अपना खुद का ख्याल करना मुझे लगता है छोड़ दिया सबने। जी, इसकी वजह ये है कि एक तो महंगाई इतनी हो गई है कि हर बंदे को अपनी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। छतरी तो दूर की बात है, मगर जान बचाने के लिए ये अवेयरनेस ज़रूरी है कि हम छतरी का इस्तेमाल करें, हैट ले लें, ग्लासेस यूज़ करें। और जो हमारे पीक आवर्स हैं ना, जिसको हम कहते हैं 10-11 से लेके 3-4 बजे तक, उसमें कोशिश करें कि हम बाहर आउटडोर एक्टिविटी को लिमिटाइज़ कर लें। सर सन ब्लॉक के हवाले से बताया जाता है कि सन ब्लॉक लगाने से आप बहुत सी फेस आपका ख़राब नहीं होता, पिगमेंटेशन नहीं होती है, बहुत सी बीमारियों से भी बच जाते हैं। इसमें कितनी हकीकत पाई जाती है? क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता खास। कॉस्मेटिकली तो ये बात ठीक है, मगर हीट वेव और डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक से तो नहीं ना बच सकता है इससे। जो सन ब्लॉक वगैरह आप लगाएंगे, ये है कि आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी, बस इतना फ़र्क पड़ेगा। असल में मैं यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहूँगा। सन ब्लॉक जो है वो टेम्परेरी इफेक्ट है, मतलब हमें पता नहीं है, अक्सर लोग ये नहीं जानते कि सन ब्लॉक जो है लगाया और फ़ौरन निकल गए बाहर। उनको चाहिए कि अगर लगाना है उन्होंने तो वो तकरीबन 20-25 मिनट पहले लगाएं निकलने से बाहर, और वो 2 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करता, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, उसका असर ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना? तो बेहतर ये है कि 2 घंटे बाद फिर आपको लगाना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप अपना सर, जैसे सर ने कहा कि हैट लें, सर को कवर करें, मास्क वगैरह लगाएँ, तो ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं। और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अपने हाइड्रेट रखें, अपने आप को पानी पीते रहें, ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। सर बीइंग अ हर्बलिस्ट मुझे ये बताइएगा कि बच्चों को अगर हीट स्ट्रोक हो जाए तो उन्हें कैसे बचाया जा सकता है और क्या मेडिकेशन उनके लिए होनी चाहिए? असल में बच्चों का जो मामला ना, उनको तो खैर बहुत केयर करनी चाहिए। यहाँ जैसे सर ने कहा कि बड़ों को भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कोशिश करें, अगर आप काम नहीं है तो आप बाहर ना निकलें। बच्चों के ख़ास तौर पे मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जब कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं, गाड़ियों में बैठे होते हैं, छोटे बच्चे गाड़ी में छोड़ दिए और ये अभी जो है वो शॉपिंग मॉल जाके थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, तो ऐसा मुनासिब नहीं है कि छोटे बच्चे को या कोई पेट वगैरह वो भी गाड़ी में छोड़ना मुनासिब नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हीट बहुत ज़्यादा है, आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं, बॉडी जो है हीटअप हो जाती है। अब लोगों को पता चलता है अगर आप
बॉडी जो है हमारी कैसे रेगुलेट करती है हीट को, कि आप स्वेटिंग होती है, आपको फील होगा कि स्वेटिंग नहीं हो रही है अगर, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी हीट अप हो रही, आपको टेम्परेचर आपको बढ़ता जा रहा है, तो आप उससे बचेंगे। बच्चों को डेफिनेटली ज़्यादा आपको कवर करना पड़ेगा, उनको ठंडी जगह पर रखना पड़ेगा, आपको उनको एसी में या कूलर में या हवा में रखें, उनको चेक करते रहें, पानी वगैरह जो पीते रहें। असल में पहले तो हमारी ट्रेडिशन तो ये है कि हम लस्सी पीते थे या वो ये जो सत्तू पीते हैं, ठीक है ना, तो सर ने ऐड किया, बड़ा अच्छा किया, सत्तू पीते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आपने खूबसूरत रहना है, इंटरनली फिट रहना है और खूबसूरत रहना है, तो ये आपको चाहिए कि अपनी स्किन का ख्याल करें, क्योंकि ये आपका लार्ज ऑर्गन है, बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। मैं यहाँ ऐड करूँगा, मेरी एज 51 है, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको जो है वो You look too young. तो कहने तो मुराद ये है कि आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, अपने आप को खूबसूरत रख सकते हैं। मेरा तो लोगों को यही कहना होता है कि आप डाइट अच्छी लें, केयर अच्छी करें। हम लोग केयर नहीं करते, ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि सन ब्लॉक या सन स्क्रीन जो है वो लेडीज़ ज़्यादा यूज़ करती हैं, या उनकी तरफ लड़के जो हैं, मैंने देखा है अभी यहाँ स्टूडियो आते भाई हुए। आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, आपको बिल्कुल मना नहीं है। डॉक्टर आमिर की जानिब आते हैं दोबारा से। सर ये बताएं कि आप एमएस के ओहदे पर कायम रहे, बेशुमार हॉस्पिटल्स में आपने काम किए और इतना तजर्बा भी रखते हैं आप, कोई ऐसे वाक़यात जो आज तक याद हैं? जी, इससे मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। उससे पहले मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, आपने बच्चे का क्वेश्चन किया कि ये जो हीट स्ट्रोक, हीट वेव जो है ना, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है एक्सट्रीम एज वालों को, बच्चों को और ओल्ड एज को। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी सीएम साहबा ने ये स्कूल टाइमिंग 7 से 11 कर दी है, ताकि वो बच्चे जो हैं वो उस पीक आवर्स में इफ़ेक्ट ना हो। क्योंकि हमारे पास जो आ रहे हैं ना ज़्यादा हॉस्पिटल में, वो बच्चे और बुज़ुर्ग आते हैं, और इसी चीज़ को सेंसिटिव, हाँ जी, नहीं, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होकर वो हीट स्ट्रोक की तरफ जाने का डर उनका ज़्यादा होता है। इसी तरह हमारे हेल्थ मिनिस्टर ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब और ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने और सेक्रेटरी हेल्थ हमारे अली जान साहब को हिदायत दी है कि तमाम हॉस्पिटल में मिनिमम 10 बेड आप सेपरेट कर दें, कि कोई हीट स्ट्रोक के साथ कोई आए पेशेंट, उसको ये ना सुनने को मिले कि हमारे पास बेड नहीं है, इसे अगले हॉस्पिटल ले जाए। और इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है कि जो ही हमारे पास पेशेंट आता है तो बेड अवेलेबल होता है, वहाँ पे जो सोल्यूशन रिप्लेसमेंट है जिसमें नमकियात मिले होते हैं, उस फ्लूइड को कहते हैं रिंगर लैक्टेट, वो पेशेंट को लग जाती है। एसी हमारी एमरजेंसी है तो वो लाइफ सेविंग उससे हो जाती है पेशेंट की। अब आपके मैं आता हूँ दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि आप बीए के सर्जन, जब मैं एज ए सर्जन कसूर में मैंने अपना DHQ एक पेरिफेरी में काम किया है, तो वहाँ पे जो पुअर पेशेंट आ जाते थे, जैसे अब गंदम की कटाई का सीज़न है तो उस थ्रेशर में एक बंदा आ गया तो काफ़ी उसकी लेग और वेसल उसकी डैमेज हो गई, उसको कह रहे थे कि रेफ़र करना है लाहौर। मैंने कहा नहीं, ये रेफ़र नहीं हो सकता, अगर वहाँ तक जाएगा इसे एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका वीनस ग्राफ्ट लेके उसकी वेन को वहीं रिपेयर किया और उसकी लाइफ सेव हुई, और इससे मुझे जो तस्कीन मिली दिल को, ये आप मैं बयान नहीं कर सकता। एज ए MS मैं आपको बता दूँ कि मैं जब यहाँ गंगाराम में था तो यहाँ पर ये ऐसी एक एग्जाम्पल है कि आप कहें कि जी मेरा हमसाया बिजली चोरी कर रहा है, ठीक है ना, आपके हमसाये पे पर्चा तो हमसाये पे हो जाए और जो उसको रिकवरी डले वो आप पे आ जाए कि आपने इतला दी है जी, इसलिए इसके जो बकाया जाते हैं आप दें। हमारे इसी तरह गंगाराम में गैस चोरी हो रही थी तो मैंने वो पकड़ी और वो डायरेक्ट गैस वो अपना वो कर रहे थे, तो अच्छा ऑक्सीजन चोरी हो रही थी। हाँ नहीं, गैस वो जो सुई गैस कैंटीन वाला, कैफ़े वाला, तो वो डायरेक्ट उसने लगाई हुई थी उसमें पाइप में। सुई गैस वाले आए, उन्होंने देखा, पर्चा कर दिया। सर इसी वजह से, यही तो वजह नहीं है कि आप 24 आवर्स वहीं रहते थे? यही वजह है, चीज़ें फिर आपने प्रूव करनी थी। तो वो जब उन्होंने उसको पकड़ा, उस पर FIR दी, और जब FIR हो गई उस कैफ़े वाले पे, उसकी जो रिकवरी आई वो जी MS गंगाराम देगा। मैं सर पकड़ के बैठ गया कि FIR उस पर हो रही है, जिसने इतला दी है, रिकवरी 1 करोड़ रुपए की वो देगा। ये मेरे लिए बड़ा ताज्जुब की बात थी। ये तो बहुत ज़्यादा ही ताज्जुब की बात होगी। डॉक्टर दानियाल की जानिब चलते हैं। सर मुझे बताएं कि एलोपैथी और हर्बल मिलकर इंसानियत के बारे में क्या काम कर सकते हैं? बिल्कुल, ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। मेडिसिन जो है ना, आप समझें कि इस तरह से है जैसे आप समझें एमरजेंसी है कोई, और हर वक्त एमरजेंसी जो है वो नहीं रहती, जब आपको उसकी ज़रूरत है तब उसको इस्तेमाल किया जाए। और जो हर्बल है ये क्योंकि न्यूट्रिशन के ज़्यादा करीब है और इसको आप इस्तेमाल करते रहें, इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं। साइड इफ़ेक्ट ये नहीं हो सकता कि हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट हैं, साइड इफ़ेक्ट जो है वो हर चीज़ के होते हैं। क्योंकि आप इवन आप ये देखें कि चाइना में एक टाइम ये था कि लोग ख़ुदकुशी करते थे नमक खा के, तो नमक इतना ज़्यादा 1 किलो नमक ही खा लेते थे तो इससे वो उनकी डेथ हो जाती थी। तो एक लिमिट है हर चीज़ की, उसका इस्तेमाल किया जाए।
तो मैं समझता हूँ कि जब आपको ज़रूरत पड़े, जैसे डायबिटिक पेशेंट है तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि वो ओरल पे हो। अगर ओरल पे है तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ है तो ओरल पे रहेगा, टाइप 1 है तो वो इंसुलिन लेगा। तो ये डेफिनेटली मेडिसिन से ही कवर होगा। हाँ, उसके साथ हर्ब्स जो हैं वो सपोर्टिव होंगी, या न्यूट्रिशन उसके साथ सपोर्टिव होगा कि उसने डाइट किस तरह की लेनी है, क्या क्या चीज़ें खानी है, तो उसके लिए सेहत जो उसकी मेंटेन रहेगी। तो मेरे ख्याल से दोनों को साथ साथ लेकर चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जो है वो बिल्कुल ही मेडिसिन के ख़िलाफ़ हो जाएं, या किसी ये हर्ब्स के हवाले से या नेचुरोपैथ के हवाले से या हिकमत के हवाले से मना कर दिया कि ये दवाइयाँ जो हैं ये इस तरह की चीज़ें जो हैं नुकसान। अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि जो मेडिसिन हैं समटाइम आपको वो कहीं से मिलती भी नहीं है, तो अगर आप हर्बल की साइड पे आते हैं तो वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। अच्छा, जड़ी बूटियों की अगर हम बात करें तो शरबत बहुत से हैं, उनसे भी गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सकता है, इस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ, शरबत संदल है जो लोग इस्तेमाल करते हैं, और भी शरबत हैं जैसे कि आमतौर पे लोग घरों में बनाते हैं। ये इमली आलू बुखारे का शरबत है, ये बनाते हैं। लेकिन मैं यहाँ फिर अर्ज़ करता चलूँ कि हम लोग मीठा बहुत ज़्यादा डालते हैं। तो मीठा जो है, जो टेबल शुगर है, रिफ़ाइंड शुगर है, रिफ़ाइंड चीज़ें जो है ना उनसे हमें अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, जिनसे आपकी बॉडी जो है वो वीक होती जाती है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि गन्ने से जैसे आपने रिफ़ाइंड शुगर ली है तो उसमें तो और भी मिनरल्स हैं, बहुत सी चीज़ें साथ हैं जो उसे अलग कर ली गई हैं। जब आप रिफ़ाइंड चीज़ें लेते हैं तो बॉडी में जाके वो बाकी मिनरल्स के साथ मिलती हैं और वो बॉडी से वो चीज़ों को निकालना शुरू करती है और उसकी डेफिशिएंट हो जाते हैं, कमी होना शुरू हो जाती है आपकी। तो अच्छा, अभी आपने बताया कि आपकी एज है 51, इसकी कोई ख़ास टिप? मेरा असल में जो है ना वो ये है कि मैं एंटी एजिंग पे और लॉन्गजेविटी पे काम कर रहा हूँ तकरीबन पिछले 10 साल से। तो टिप यही है कि आप कम खाएं, लंबा जिएं, और फिर वही बात है कि स्किन की केयर करें। स्किन आप जितना ज़्यादा केयर करेंगे उतना ज़रूरी है स्किन की केयर, क्योंकि मैं यही बात करने लगा था कि यहाँ स्टूडियो आते हुए मैंने देखा है कि रास्ते में बहुत से लोग जो हैं, ख़वातीन को वैसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, आप लड़कों को भी मोटिवेट कर रहे हैं साथ में। बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो देखें बाइक चला रहे हैं, जा रहे हैं, तो बिल्कुल केयर नहीं कर रहे हैं, अपनी स्किन की केयर नहीं कर रहे। वो लेटर लाइफ में उनको डैमेज करती है, आहिस्ता आहिस्ता आप डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बेहतर यह है कि अपनी स्किन का ख्याल लड़कों को भी करना चाहिए, डेफिनेटली लड़कियों को भी करना चाहिए, मैं नहीं कहता। डॉक्टर साहब आपके साथ बैठे हुए क्या मशवरा देंगे? जी, ये आपने क्वेश्चन किया कि हर्बल बेसिकली इस पे हमारी रिसर्च को ऑन नहीं किया गया। पहले तो हर्बल से ट्रीटमेंट हो रही थी ना, अब जो हमारी एलोपैथी है ये रिसर्च बेस है। इसी तरह ईस्टर्न मेडिसन पे कराची में हमदर्द यूनिवर्सिटी इसमें पूरे 4 साल का कोर्स करवा रही हैं। इसको आप ऑन करें, एज ए गवर्नमेंट इसको ऑन किया जाए तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हर्बल। मगर मसला ये है कि हर्बल हमारी चाह रही है सीना बसीना, जिस हकीम के पास कोई चीज़ आ गई है उसने आगे ट्रांसफ़र नहीं की, गवर्नमेंट ने उसको ऑन नहीं किया। जिस तरह हमने एक क्रिकेट को ऑन किया हुआ है उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, बाकी गेम्स पीछे चली गई हैं। इसी तरह अगर हर्बल को एज ए गवर्नमेंट इसको अगर एक टूल ले, इसको प्रमोट करे, इसके एक इदारा है हकीम सईद साहब ने बना दिया, बाकी भी बनने चाहिए ना। हर्बल पे अगर रिसर्च होगी तो फिर ये डेफिनेटली ओवरकम कर जाएगी। डॉक्टर दानियाल, आप ये बताएं मुझे कि आप डॉक्टर आमिर सलीम को क्या मशवरा देंगे, जो आप बात कर रहे हैं यंग लगने की, आज से 10 साल बाद भी अगर ये स्लिम, स्मार्ट और यंग दिखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? मैं चाहूँगा कि सर जो हैं वो सुबह जल्दी उठें, ठीक है, वॉक करें और डाइट जो है उसको मैनेज करें, ठीक है, और हर्ब्स को ज़रूर देखें कि कौन कौन से हर्ब्स हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। लॉन्गजेविटी के वाले से जो हर्ब्स ज़्यादा अच्छे काम करते हैं वो चेक्स ग्लो कर रहे हैं ना, इन्होंने बिल्कुल मेकअप नहीं किया, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। सही वाली टिप्स नहीं बता रहे हैं आपको, सही वाली डॉक्टर साहब टिप्स दें, सही वाली टिप्स तो सिंपल यही सिंपल टिप्स हैं। हम सब जानते हैं, हमें पता है कि नमाज़ पढ़नी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। ये नहीं है कि हमें पता नहीं होता, हम काम कर जानबूझ के हम काम नहीं करते या उसको इग्नोर कर देते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, डॉक्टर साहब ने स्टडीज़ भी की हुई हैं, ऐसी बात नहीं, उनको पता है इस बात का कि कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको विटामिन्स, मिनरल, सॉल्ट्स ये लेने चाहिए, क्योंकि हमारी डाइट के अंदर 2 चीज़ें हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आप देख लें कि ये जो दौर हमारा है ना, ये इस दौर में हम प्रोडक्शन ज़्यादा ले रहे हैं, किसी तरह से भी, चिकन को देख लें या फील्ड में देख लें, गंदम को देख लें, हम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। प्रोडक्शन ज़्यादा लेने से क्या होता है कि ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, ये चीज़ें तो बढ़ जाती हैं, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो मिनरल, सॉल्ट्स, विटामिन्स हैं, ये कमी हो जाती है। ज़बरदस्त जी, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बातें की और टिप्स आपको छुपी छुपी से सीक्रेटली टिप्स दे दी और प्रॉपर नहीं दी हैं, वो हमसे ऑफ द रिकॉर्डिंग को जाने नहीं देंगे। अभी डॉक्टर साहब को कहीं जाना है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, मुझे ये बताएं कि किस कदर ख़तरनाक हो सकता है?
जी, ये ख़तरनाक ये है कि इसमें इमीडिएट डेथ भी हो सकती है अगर इसको प्रॉपरली हम मैनेज ना करें। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ा सा इसको बताया था, मैं आप डिटेल से थोड़ा सा आपको एलेबोरेट कर देता हूँ कि जो हमारा बॉडी का हीट को कंट्रोल का मैकेनिज़्म है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जब वो एक्टिवेट हो जाता है वो हमें कुछ टाइम मिलता है ताकि उस टाइम में हम पेशेंट को मैनेज कर सकें। अगर वो उसको हम मैनेज नहीं करेंगे तो वो सिस्टम फिर कोलैप्स कर जाएगा। जब वो सिस्टम कोलैप्स करेगा तो फिर डेथ भी हो सकती है। वो मैकेनिज़्म समझने की बात ये है कि जब हीट इफ़ेक्ट करती है, सबसे पहले ब्रेन को इफ़ेक्ट करेगी। ब्रेन सिग्नल देगा हार्ट को कि जी आप इसको टेम्परेचर को रेगुलेट करें। हार्ट ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को पुश करेगा स्किन की तरफ। स्किन की वेसल जो उनसे डायलेट हो जाएंगी ताकि वहाँ से ज़्यादा पसीना आए और टेम्परेचर कंट्रोल हो। और जब आपका टेम्परेचर कंट्रोल होने के लिए मैक्सिमम ब्लड आपका स्किन की तरफ जाएगा तो बाकी वेसल्स में ब्लड कम हो जाएगा। जब वो कम होगा तो वो किडनी को डैमेज करने का डर है, वो आपके हार्ट अटैक का डर है। इसी तरह आपका ब्रेन को जब ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा नहीं होगी, आप फेंट हो सकते हैं, गिर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं, डिजीनेस आपको फील होगी। इस पीरियड में हमने उस पेशेंट को ठंडी जगह पे लाना है, सायादार जगह पर लेकर आना है। उसको अगर कॉन्शियस फेंट हो जाए तो अगर फेंट हो जाए तो उसे कोशिश ना करें कोई भी मशरूब या कोई पानी पिलाने की। वो सांस वाली नाली में जाने का डर है क्योंकि वो अपने कॉन्शियस लेवल में नहीं है, तो उसके वो फेफड़ों में पानी जा सकता है, इसलिए कतन कोशिश ना की जाए। हाँ, और इसमें मशरूबात में आप चाय को अवॉइड करें, अल्कोहल को अवॉइड करें, सिंपल वाटर या एक स्पोर्ट ड्रिंक होता है जिसमें मिनरल्स मिले होते हैं, नमकियात होते हैं, होश में आ जाए तब देना है। आपने सही करेक्ट किया। अगर आप वो फेंट हो जाए फिर आप उसकी IV लाइन लेके उसको आप ड्रिप लगाएं और ठंडी जगह पे रखें। अगर उसने टाइट कपड़े पहने हुए हैं, जैसे आजकल लोग जीन की पैंट और टाइट शर्ट्स, उसको ज़रा लूज़ करें और कवर करें कपड़े से उसको, और सायादार जगह हो, पंखा हो, AC हो, रूम कूलर हो, वहाँ ले जाएं और इंशाल्लाह ताला उसकी 100% रिकवरी है इसमें। सर कितने ऑर्गन्स हैं जो इफेक्ट हो सकते हैं? 5 ऑर्गन इफेक्ट होते हैं। ब्रेन आपका इफेक्ट होगा, आपका हार्ट इफेक्ट होगा, आपकी किडनी इफेक्ट होगा और आपका लंग्स इफेक्ट होंगे। जो जिन पेशेंट्स में अस्थमा हो, COPD हो, वो एग्रावेट हो जाएगा, और आपकी स्किन इफेक्ट होगी इससे। अगर ज़्यादा हीट होगी तो स्किन पे ब्लिस्टर बन सकते हैं, उस पर इचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, क्योंकि मेन रोल जो है टेम्परेचर रेगुलेशन में वो स्किन का है, और सिग्नल जो आते हैं वो ब्रेन से आते हैं और हार्ट उसमें रोल अदा करता है। सर अगर हम बच्चों की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बच्चे तो खेलने से बाज नहीं आएंगे, और एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे वो फिजिकली फिट भी रहते हैं, रोका भी नहीं जा सकता, एक्सरसाइज है एक तरह की, तो बच्चे खेलते हैं, अब आपको पता है बाहर ग्राउंड्स में, वो कैसे बचा जाए उससे? अक्सर बच्चों के नोज से भी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। जी, उसका ये है कि पेरेंट्स को चाहिए कि जो पीक आवर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट ने स्कूल में तो उसको बंद कर दिया है, तो हम अपने बच्चों को कंट्रोल करें कि वो इनडोर एक्टिविटी करें, इनडोर गेम्स पे फोकस करें। अगर आपने आउटडोर करनी भी हैं तो वो इवनिंग टाइम में या अर्ली मॉर्निंग में करें, और अगर ये पीक आवर्स में करेंगे तो डेफिनेटली फिर ये कॉम्प्लिकेशंस होंगी फिर हीट स्ट्रोक की। ऑल राइट, सही हो गया जी। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बहुत अच्छी सर ने बातें बताई हैं। हम जी एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हीट स्ट्रोक से आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि आप अचानक से फेंट हो रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो इसके ये बहुत बुरी तरह आपको जानलेवा भी ये साबित हो सकता है। अभी इन्होंने बताया, मैं खुद डर गई हूँ कि अभी आउटडोर रिकॉर्डिंग्स कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं कि आप हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपके किडनी को, लंग्स को, आपके ब्रेन को ये अफेक्ट कर सकता है। तो आपने, अगर आपका कोई भी अजीज़, कोई भी दोस्त, कोई भी चाहने वाला या फैमिली मेम्बर आप उनके साथ मौजूद हैं, कहीं जा रहे हैं और हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली अभी आप उससे एक्नॉलेज भी नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है अभी इसकी, कोई अचानक से फेंट हो जाता है, बहुत शिद्दत है गर्मी की, तो आपने उसे पानी नहीं पिलाना है, कोई भी लिक्विड उसको नहीं देना है, वो उनके लिए बहुत ही बुरा साबित हो सकता है।